हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, आज हम लोग प्लेटो पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, प्लेटो प्लेटो को ही हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले ये मेरा टेलीग्राम का लिंक है और ये मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक है। तो आपको अगर पीडीएफ मिलती है तो डायरेक्टली आप यहाँ से टेलीग्राम पे भी जा सकते हैं, या फिर @द पॉलिटिकल फिलोसफर आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो आपको एग्जैक्टली मेरा चैनल दिख जाएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है वो चीजें हम यहाँ पे स्टडी करेंगे आज। ठीक है, तो आज हमें पढ़ना है प्लेटो की अध्ययन की पद्धतियां। ठीक है, प्लेटोज स्टडी मेथड। प्लेटो ने अपने अध्ययन में, अपने विचारों में किन किन पद्धतियों का प्रयोग किया है। कभी कभी इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में उठ के आता है। ठीक है, तो निगमनात्मक पद्धति या डिडक्टिव मेथड, टेलियोलॉजिकल मेथड इन्होंने यूज किया है। फिर इन्होंने एनालॉजी या फिर इन्फ्रेंस मेथड यूज किया है, अनुरूपता जिसे या फिर साम्यानुमान पद्धति भी कहते हैं। फिर इन्होंने हिस्टोरिकल मेथड या हिस्टोरिकल अप्रोच भी इन्होंने अपनी मेथड में यूज किया है। फिर इन्होंने डायलेक्टिकल मेथड भी यूज किया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अध्ययन की पद्धतियों में बहुत सारे ऐसे मेथड्स यूज किए गए हैं। अब देखते हैं कि करके कि इन मेथड्स का क्या मतलब होता है। निगमनात्मक पद्धति क्या होती है, उद्देश्य परक पद्धति क्या होती है ना। इन सब चीजों के बारे में हम यहाँ पे एक एक करके स्टडी करेंगे, देन हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहला देखते हैं निगमनात्मक पद्धति क्या होती है। फर्स्ट पॉइंट, इसे दार्शनिक पद्धति या निष्कर्षात्मक पद्धति भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि जो दार्शनिक व्यक्ति होते हैं, जो दार्शनिक लोग होते हैं, फिलोसफर जो होते हैं, वो ज्यादातर डिडक्टिव मेथड का यूज करते हैं, यानी कि निगमनात्मक पद्धति का प्रयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, यह पद्धति सामान्य से कहाँ चलती है, विशिष्ट की ओर चलती है। ठीक है, यानी जनरल से फिर ये स्पेसिफिक टॉपिक की तरफ चलती है, सामान्य से विशिष्ट की ओर ये आगे बढ़ती है। तीसरा पॉइंट देखिए, निष्कर्ष इसमें पहले निकाल लिया जाता है, फिर उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट को जोड़ा जाता है। ठीक है, पहले निष्कर्ष इसमें निकाल लिया जाता है, उसके बाद विशिष्ट तथ्यों को हम जोड़ देते हैं। फिर नेक्स्ट नंबर 5, चौथा नंबर, यह ज्ञान परकवादी या नॉर्मेटिव व दार्शनिक पद्धति भी इसे बोला जाता है। ठीक है, यानी मैंने आपको क्या बताया कि जो डिडक्टिव मेथड है वो दार्शनिक पद्धति है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, सामान्य से विशेष की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें हम पहले निष्कर्ष निकाल लेते हैं, फिर बाद में हम तथ्यों को ऐड करते हैं इसमें। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी निगमनात्मक पद्धति में आती है। तो प्लेटो ने इस पद्धति का प्रयोग किया है। फिर अब देखिए, उद्देश्य परक पद्धति क्या होती है, टेलियोलॉजिकल मेथड क्या होता है ना। यानी कि इस पद्धति में हमें उद्देश्य को निर्धारित करके ही कोई कार्य हम करते हैं। ठीक है, इसे कार्य कारण पद्धति भी कहा जाता है। टेलियोलॉजिकल मेथड को क्या बोला जाता है, कार्य कारण पद्धति भी कहा जाता है। यानी कि इसमें जो कार्य होगा वो कारण से जुड़ा हुआ होता है हमेशा, ये बात ध्यान रखना। फिर इसमें इस पद्धति में प्रत्येक वस्तु का अपना एक लक्ष्य होता है। ठीक है, किस पद्धति में, उद्देश्यात्मक पद्धति में। ठीक है, टेलियोलॉजिकल मेथड में जो यूज होता है, इसमें हर वस्तु का अपना क्या होगा, एक टारगेट होगा, एक उद्देश्य होता है, एक लक्ष्य होता है। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव होगा, एक गोल होता है। फिर नेक्स्ट तीसरा पॉइंट देखिए, प्लेटो के आकारों या विचारों या प्रत्ययों का सिद्धांत इसी पद्धति पर आधारित है। अब ये वाला इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, प्लेटो का जो फॉर्म ऑफ आइडिया है, फॉर्म ऑफ जो केव का सिद्धांत है, ये सब विचार जो लिए गए हैं प्लेटो के, ठीक है, वो यहां से पूछा था, उद्देश्य परक सिद्धांत से यहाँ पे क्वेश्चन ज्यादा बनने के चांसेस होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, अनुरूपता या साम्यानुमान पद्धति क्या होती है। ठीक है, एनालॉजी या फिर इन्फेरेंस मेथड क्या होती है। पहला पॉइंट देखें, इसमें एक चीज को दूसरी चीज से जोड़ना या उनमें समानता के आधार पर तर्क करना। ठीक है, यानी कि जो अनुरूपता सिद्धांत होती है उसमें एक चीज को दूसरे चीज के साथ जोड़ दिया जाता है। जैसे अभी आप एग्जाम्पल के थ्रू आप यहां देखेंगे, जैसे उत्पादक वर्ग को पशु या तांबे से तुलना की गई। अब प्लेटो ने, आपने देखा होगा कि प्लेटो ने राजा को किससे तुलना की है, राजा को स्वर्ण से तुलना की है। ठीक है, वहीं और सैनिक वर्ग को किससे की है, सैनिक वर्ग को चांदी से तुलना की है।
फिर आप देखेंगे जो उत्पादक वर्ग होते हैं उनकी तुलना प्लेटो ने किससे की है, उत्पादक वर्ग को तांबे से की। ठीक है, तो इस तरीके से प्लेटो ने क्या किया है, तुलनात्मक पद्धति का उपयोग किया है, यानी कि तुलना किया है, अनुरूपता के अनुसार बताया। जैसे कि जैसे स्वर्ण होता है ठीक वैसे ही राजा होता है, ऐसा किसने बोला है, प्लेटो ने। इसी को बोलते हैं साम्यानुमान पद्धति या एनालॉजी पद्धति। ठीक है, अब देखिए सैनिक या सहायक वर्ग की तुलना प्रहरी और चांदी से तुलना किया जाना, फिर दार्शनिक राजा को गडेरिया या स्वर्ण से तुलना किया जाना, प्लेटो ने अनुरूपता पद्धति के अनुसार ऐसा यूज किया है। ठीक है, तो चीजों को आप समझते चलेंगे तो बेहतर होगा आपके लिए, और वीडियो को पूरा देखेंगे, बीच बीच में स्किप कर देते हैं तो चीजें आपसे वहां पे स्किप हो जाती हैं तो दिक्कत होती है बाद में समझने में, तो आप स्किप ना करें चीजों को। ठीक है, अब देखते हैं ऐतिहासिक पद्धति में प्लेटो क्या बोलता है। देखिए हिस्टोरिकल जो मेथड है इसमें प्लेटो कहता है, प्लेटो ने राज्य के उदय, उसके विकास व उसके पतन का आधार ऐतिहासिक पद्धति के माध्यम से बताया है। प्लेटो ने कहा कि जैसे यूनान का, एथेंस का, स्पार्टा का उदय हुआ, पतन हुआ, इन सब के इतिहास के बारे में हमें जानना चाहिए। ठीक है, एक राजा को अपने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहिए कि जो महान राज्य हुए हैं उनका क्या ऐतिहासिक बैकग्राउंड रहा है, उनका क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है, उसके बारे में एक राजा को अवश्य जानना चाहिए। ठीक है, और फिर देखते हैं नेक्स्ट हमारा डायलेक्टिकल मेथड जो है, द्वंद्वात्मक पद्धति जो है। ठीक है, यहां पे देखते हैं द्वंद्वात्मक पद्धति में क्या होता है, वाद विवाद और संवाद। ठीक है, वाद विवाद और संवाद, इनके माध्यम से हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। ठीक है, थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस के थ्रू हम क्या करते हैं, हम किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, और फाइनली हम यह पता लगाते हैं वाद और विवाद में जो गलत चीजें होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, और हम फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसी प्रक्रिया, ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक हम किसी निष्कर्ष या किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए, तो ये रहा प्लेटो का अध्ययन पद्धति, जिसमें हमने निगमनात्मक पद्धति, उद्देश्यपरक पद्धति, अनुरूपता या साम्यानुमान पद्धति, शब्दों का भी देखिए, आप शब्दों को भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अनुमानता, अनुरूपता या साम्यानुमान दोनों शब्दों का प्रयोग एग्जाम में हो सकता है। फिर हिस्टोरिकल मेथड है, फिर डायलेक्टिकल मेथड है। ठीक है, इन सब चीजों को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। देन हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब देखिए हमें आगे अब क्या क्या प्लेटो के सिद्धांत के बारे में, प्लेटो ने बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं, उन सिद्धांतों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि गुफा का सिद्धांत प्लेटो ने दिया। ठीक है, एलिगेरी ऑफ केप का थियरी। ठीक है, प्लेटोज थियरी ऑफ जस्टिस, प्लेटो के न्याय का सिद्धांत क्या है, प्लेटो का एजुकेशन थियरी क्या है, प्लेटोज आइडिया ऑफ फॉर्म क्या है। ठीक है, फिर प्लेटो का न्याय का आंगिक या रचना प्रकल्प मूलक सिद्धांत क्या है ना, ये सारी देखेंगे। फिर प्लेटो का साम्यवाद पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे प्लेटो का आदर्श राज्य क्या है, या प्लेटो का राज्य के ऊपर, स्टेट के ऊपर क्या उसके आइडिया हैं। फिर तीन वर्ग या तीन आत्माओं का सिद्धांत पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं जो टर्मिनोलॉजी है प्लेटो से संबंधित, वो एग्जाम में पूछी जाती है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज आपको स्पेशल देखने को मिलेगी इस पीपीटी में या इस वीडियो में, एग्जाम एक्स फैक्टर के नाम से। ठीक है, एग्जाम एक्स फैक्टर। ठीक है, ये एक्स्ट्रा इनपुट डाला गया है इसमें, ये इनपुट मैंने अपनी तरफ से ऐड किया हुआ है, जो कि एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते रहते हैं चीजें। ठीक है, उस इनपुट्स को आपको बार बार रिपीट करना है। तो अब मैं आपको इन जो आपने अभी तक यहाँ पे थियरी वाले जो न्याय के सिद्धांत या जो भी अभी हम प्लेटो के सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब इनमें से हमें ये चीज देखना है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अगर हमें जल्दबाजी में पढ़ना हो या फिर हमें एग्जाम के लिए अपने को रिवाइज करना हो, तो हम अगर ज्यादा चीजों को न रिवाइज कर पाए तो कम से कम किन किन चीजों को रिवाइज करें जो एग्जाम में पूछ जाते हैं। ठीक है, मैं उसके ऊपर स्टार बना दे रहा हूं, उन चीजों को आप जरूर जरूर से जरूर पढ़ें। ठीक है, ठीक है, ये इतने पॉइंट्स हैं, जैसे गुफा का सिद्धांत, प्लेटो का न्याय सिद्धांत, प्लेटो के विचारों का सिद्धांत। ठीक है, यहां पे ध्यान रखना प्रत्यय का मतलब क्या होता है, विचार होते हैं। कुछ लोग हिंदी में नहीं समझ पाते हैं तो उन आइडियाज को नीचे से देख सकते हैं।
इंग्लिश उसका टर्म, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप अच्छे से स्टडी करेंगे तो इसी में से लगभग क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, ठीक है। बाकी तो चीजें आसान है, बट ये थोड़े से टिपिकल लैंग्वेज में है तो आप इनको आसानी से समझेंगे हम यहाँ पे एक एक करके। चलिए अब देखते हैं प्लेटो का गुफा का सिद्धांत क्या है, गुफा का दृष्टांत या एलिगोरी ऑफ केव, ठीक है। एलिगोरी ऑफ केव क्या है, अब देखिए गुफा के इस दृष्टांत या सिद्धांत के माध्यम से हम बहुत सारी शब्दावलियों को सीखते हैं, ठीक है। अभी कभी एग्जाम में ये पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली प्लेटो संबंधित है या नहीं संबंधित है, ठीक है। प्रत्यय का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ आइडियाज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। थ्योरी ऑफ परसेप्शन या थ्योरी ऑफ आइडियाज कर सकते हैं। फिर दूसरा हमारा सिद्धांत क्या, इसमें टर्म क्या है, दूसरी शब्दावली क्या है, आत्मा का परिवर्तन, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द शूल। फिर तीसरा हम क्या शब्दावली पढ़ेंगे इसमें, विभाजन रेखा का उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ डिवाइड लाइन, ठीक है, डिवाइडिंग लाइन का क्या एग्जाम्पल है। फिर भीतरी आंखें क्या होती है, इनवर्ड आइज क्या होती हैं, अंदरूनी आंखें क्या होती हैं, है ना। प्लेटो ने अंदरूनी आंखें किसको बताई, भीतरी आंखें क्या बताई। फिर प्लेटो के गुरु जो थे सुकरात, इन्होंने बोला सद्गुण ही क्या है, ज्ञान है ना। नॉलेज ऑफ वर्च्यू के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रतिछाया के बारे में पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये सब चीजें क्या है, शब्दावलियां हैं। इन शब्दावलियों को एक एक करके हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप लोग देखिए थोड़ा सा चीजों को अगर समझने का कोशिश करेंगे ना तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। अगर आप इसको ज्यादा टिपिकल बनाएंगे तो चीजें और ज्यादा टिपिकल बनती चली जाएंगी। ये कोई मैथमेटिकल तो है नहीं कि इतना टफ है आपको नहीं समझ में आता, है ना। ये पॉलिटिकल साइंस बहुत ही आसान सब्जेक्ट होता है, बस थोड़ा सा आप इसमें फोकस कर देंगे तो बहुत अच्छे तरीके से चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक पिक्चर लगाया हुआ है जो गुफा की सिद्धांत या जो ऊपर हमने अभी देखा यहाँ पे, ठीक है। अब एक एक शब्दावली के बारे में देखेंगे। गुफा का दृष्टांत है ये, मान लीजिए ऊपर हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, गुफा का दृष्टांत। एलिगोरी ऑफ केव, इंग्लिश आप देख लेना। देखिए गुफा का जो सिद्धांत बताया गया है बेसिकली ये सुकरात ने बताया है, ठीक है। किसने बताया है, सुकरात ने। सुकरात ने किसको बताया है, तो प्लेटो के भाई ग्लूकोन को, ठीक है। प्लेटो के भाई ग्लूकोन को सुकरात गुफा के इस रूपक के बारे में बताते हैं कि ज्ञान हम कैसे अर्जित कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सुकरात क्या बोलता है कि गुफा के अंदर मान लीजिए एक गुफा में किसी को बंदी बना दिया गया, ठीक है। यहाँ पे देखो कई सारे लोग बांध के रखे गए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा ये लोग बंदी बना दिए गए हैं और ये लोग ऊपर नहीं देख सकते। पहली बात, ना तो ये ऊपर देख सकते हैं ना दाएं बाएं देख सकते हैं, इनको केवल सामने देखना है, ठीक है। ये सामने ही देखेंगे। तो इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि जो गुफा में कैदी रह रहे हैं, ठीक है, गुफा में जो कैदी रह रहे हैं और इन कैदियों के सामने क्या है, एक दीवार बनी हुई है, ठीक है। ये गुफा में एक दीवार है और गुफा के पीछे एक बाउंड्री बनाई गई है। उस बाउंड्री के बीच में क्या है, एक आग का ज्वाला है, ठीक है। आग की क्या है, आग को जला दिया गया है और इस आग के प्रकाश को ये लोग क्या मानते हैं, वास्तविक प्रकाश मानते हैं। कौन, जो ये कैदी हैं, ठीक है। अब देखिए यहां से आग का प्रकाश यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, आग का प्रकाश आ रहा है तो ये कैदी सामने देख सकते हैं, ऊपर नहीं देख सकते, ठीक है। ऊपर अगर ये देख लेंगे तो इनको पता चल जाएगा कि वास्तविक प्रकाश आग का प्रकाश नहीं बल्कि सूर्य का प्रकाश है। अभी आप ध्यान से देखना, एक बार समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो ये कैदी केवल सामने देख सकते हैं, जो इनके सामने दिखेगी ये कैदी क्या करते हैं, उन्हीं को वास्तविक सत्य मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अब यहां से जो आग जल रही है, इस आग की परछाई, आग का प्रकाश कहां जा रहा है, इस दीवार पर जा रहा है ना। तो इस दीवार पर जो प्रकाश आ रहा है, इस प्रकाश को ये कैदी क्या मान रहे हैं, वास्तविक प्रकाश मान रहे हैं, वास्तविक प्रकाश मान रहे हैं, ठीक है। अब देखिए गुफा के पीछे आप देखेंगे कि ये 2-3 लोग 4 लोग हैं, पीछे से जा रहे हैं। इनके हाथ में क्या है, एक एक डंडा है, ठीक है। इन डंडों पे कुछ घोड़े की आकृतियां या कुछ थर्मस की आकृतियां, ऐसी कुछ आकृतियां, रिंग की आकृतियां, चिड़ियों की आकृतियां बनी हुई है, ठीक है। अब देखिए सूर्य के प्रकाश, सॉरी, इस
आग का प्रकाश जो है इनके आकृतियों पर पड़ रहा है और इन आकृतियों की छाया जो है ये गुफा के सामने जाके पड़ रही है। तो अब ये कैदी क्या सोच रहे हैं, अब ये कैदी सोच रहे हैं कि जो ये घोड़े हाथी जो वास्तविक ये जो चित्र दिख रहे हैं हमारे सामने, यही क्या है, यही वास्तविक रूप होते हैं। ठीक है, यही क्या है, वास्तविक चित्र होते हैं। लेकिन मजेदार घटना तब आती है जब इनमें से, देखिए इन कैदियों में से एक कैदी यहां से निकल करके क्या हो जाता है, भाग जाता है। देखो यहाँ पे एक कैदी खड़ा हुआ होगा, आपको यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, एक कैदी यहां से निकलता है और देखता है कि ओहो भाई, हम लोग जिस प्रकाश को, जिस चित्र को वास्तविक मानते थे, ये तो वास्तविक प्रकाश था ही नहीं, है ना। वास्तविक प्रकाश कौन सा प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश वास्तविक प्रकाश है। यानी कि अब इनकी क्या हो गई, अब इनकी भीतरी आंखें खुल गई। क्या खुल गई, भीतरी आंखें खुल गई। ठीक है, अब एक टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर हो गया कि हम जिस प्रतिछाया को हम देख रहे हैं, जिस छाया को देख रहे हैं, ये छाया वास्तविक तो है ही नहीं, है ना। वास्तविक छाया कुछ दूसरी थी। ठीक है, तो एक कैदी जब निकलता है बाहर गुफा के, तो उसको क्या होता है, उसको ज्ञान की अनुभूति होती है, ज्ञान की अनुभूति होती है। और इसी ज्ञान की अनुभूति के कारण इसका क्या होता है, इसकी वास्तविक आंखें खुलती है और इसे तो जब इसे वास्तविक ज्ञान का अनुभूति होता है, तब इसको पता चलता है कि विभाजन क्या होता है। ठीक है, तब इसको पता चलता है कि विभाजन क्या है, डिवाइड लाइन क्या है। डिवाइड लाइन पहले हम लोग क्या समझते थे, जो कैदी लोग थे वो क्या समझ रहे हैं इस गुफा में डिवाइड लाइन को। अब यहाँ पे देखिए जो कैदी हैं ये क्या समझ रहे हैं, ये आग के प्रकाश को ही वास्तविक प्रकाश समझ रहे हैं। ठीक है, अब हमने डिवाइड कैसे करना सीखा, हमने जब एक कैदी यहां से निकल के बाहर आ गया, उसने देखा कि जो आग का प्रकाश गुफा में जा रहा है वह वास्तविक प्रकाश नहीं, बल्कि वास्तविक प्रकाश कुछ और है। ठीक है, एक तो उसकी भीतरी आंखें खुलती है, दूसरी उसको यह पता चलता है कि वास्तविक दुनिया तो कुछ और है, हम जो देख रहे थे वो क्या है, छाया मात्र है। क्या है, छाया मात्र है। ठीक है, वास्तविक दुनिया कुछ और है, हम तो प्रतिबिंबों को देख रहे हैं, हम तो शैडोज को देख रहे थे, है ना। तो अब इसने क्या किया, अब इसको यह अनुभूति हुई कि अब इसने डिवाइड करना सीख लिया। यानी कि हमने जो देखा वो क्या था, वो भौतिक जगत था। ठीक है, वास्तव में क्या है, आध्यात्मिक जगत दूसरा है। ठीक है, अब इसको क्या हुआ, जब इसको ज्ञान हो गया तब इसको आध्यात्म की नॉलेज हो गई। अब इसने डिवाइड करना सीख लिया, यानी कि भौतिक जगत अलग है और वास्तविक जगत अलग है। ठीक है, वह भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत दोनों क्या है, अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें गुफा के माध्यम से बताई गई हैं। जो ज्ञान ही सद्गुण है, आत्मा में परिवर्तन, प्रत्यय का सिद्धांत, ये सारी चीजें क्या हुआ, हमने विभाजन रेखा के बारे में सीख लिया। जब एक व्यक्ति गुफा से निकलता है तब उसको पता चलता है कि वास्तविक विभाजन क्या होता है, वास्तविक दुनिया क्या है और हम किस दुनिया को वास्तविक मान बैठे थे गुफा में। जब गुफा से कोई व्यक्ति बाहर निकलता है तो उसकी आंखें क्या होती हैं, चकाचौंध हो जाती है। अरे भाई, हम जिस छाया को वास्तविक मान रहे थे वो छाया वास्तविक थी ही नहीं, है ना। वो घोड़े हाथी सर्कल जो बन रहे थे दीवार पे गुफा के सामने, वो तो कुछ और ही थे, है ना। तो ऐसे ही ज्ञान होता है। जो प्रतिछाया के बारे में जो उसने बताया, जो रिफ्लेक्शन हम गुफा में देखते हैं, वो रिफ्लेक्शन कुछ दूसरा था। रिफ्लेक्शन हमेशा क्या होता रहता है, बदलता रहता है। अब यही आगे आप पढ़ेंगे। देखिए विचार क्या होते हैं, हमेशा अस्थाई होते हैं, विचार हमेशा अस्थाई होते हैं। और जो इसकी विचारों की जो छाया होती है, ठीक है, जो परछाई होती है, परछाई हमेशा क्या होती है, परछाई हमेशा चेंज होती है। आप देखेंगे एक मनुष्य की परछाई धूप के समय, दोपहर के समय, मॉर्निंग के समय अलग होगी, दोपहर के समय उसकी परछाई अलग होगी, है ना, सूर्यास्त के समय उसकी परछाई अलग होगी। यानी परछाई जो होती है हमारी, जो शैडो होती है, वो क्या होती है, बदलती रहती है। ठीक है, लेकिन विचार क्या होते हैं, हमेशा विचार सदैव सत्य होते हैं, वो बदलते नहीं है, विचार अमर होते हैं। ठीक है, तो अब ये तो हमारा रहा गुफा का सिद्धांत। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में यही पूछता है कि गुफा का सिद्धांत या एलिगेरी ऑफ केव का सिद्धांत किसने दिया, तो प्लेटो का सिद्धांत है, प्लेटो के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। हालांकि प्लेटो के गुरु सुकरात ने ग्लूकोन को गुफा के बारे में सारी बातें, ज्ञान के बारे में बताया था। ठीक है, तो इस छोटे से पिक्चर के माध्यम से आपने सारी चीजें क्लियर करी होगी। जैसे ये कैदी बाहर निकलता है तो इसकी क्या होती है, भीतरी आंखें खुल जाती हैं। और ये जो पहले यही कैदी जो पहले इस प्रकार इस जो
अग्नि को वास्तविक प्रकाश समझता था। अब जब ये बाहर निकला तो ये सूर्य के प्रकाश को वास्तविक प्रकाश समझा, और इस अग्नि के प्रकाश को क्या समझा ये कि ये तो परछाई मात्र है, ये तो कृत्रिम है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ज्ञान के लिए बताई गई हैं। अब यहाँ पे देखिए इसका क्या उद्देश्य है। प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक में गुफा की सीख के बारे में क्या है वर्णन किया गया है। गुफा के बारे में भी वर्णन है प्लेटो की पुस्तक में। ठीक है, प्लेटोज बुक रिपब्लिक डिस्क्राइब्स द लर्निंग फ्रॉम द केव। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इस रूपक कथा में सुकरात प्लेटो के भाई ग्लोकोन को आत्मज्ञान के बारे में समझाते हैं। ठीक है, इन दिस एडिगोरिकल स्टोरी सोक्रेटिस सुकरात एक्सप्लेन द सेल्फ नॉलेज टू प्लेटोज ब्रदर ग्लूकोन। ठीक है, सुकरात ने क्या बताया है प्लेटो के भाई ग्लूकोन को कि आत्मज्ञान कैसे प्राप्त होता है। जो हम लोग बाहरी दुनिया को, भौतिक दुनिया को वास्तविक समझ बैठते हैं, यह वास्तविक नहीं है, बल्कि यह क्या है नश्वर है, जो ये समाप्त हो जाएगी। ठीक है, वास्तविक ज्ञान क्या होता है, विचार होते हैं वास्तविक ज्ञान। अब देखिए गुफा का दृष्टांत या प्रत्यय, गुफा का दृष्टांत प्रत्यय या विचारों के सिद्धांत को समझने के लिए है। ठीक है, मैं स्टार इस पे बना देता हूं, बाकी आपकी मर्जी, आप इसको नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप हल्के में ले लें तो कोई बात नहीं। ठीक है, आपकी मर्जी है। द इलस्ट्रेशन ऑफ द केव इज एक्सप्लेन टू द थियरी ऑफ आइडियाज। ठीक है, जो गुफा का दृष्टांत या गुफा का विचार जो दिया गया है, ठीक है, ये किस लिए दिया गया है, ये हम विचारों को कैसे समझ सकते हैं। इसमें बताया गया है कि विचार क्या होते हैं, विचार अमर होते हैं। ठीक है, विचार अमर होते हैं। विचार क्या है, नश्वर हैं। ठीक है, विचार क्या है, आध्यात्मिक जगत से जुड़े हुए हैं, तो विचार कभी नष्ट नहीं होता। जबकि जो परछाई होती है, जो छाया मात्र है, वो हमेशा क्या होती है, बदलती रहती है। देखिए अब गुफा की सीख का उद्देश्य क्या है, आदर्श शासक का निर्माण करना है। स्टार बनाते चलना। ठीक है, द मेन एम ऑफ द लर्निंग फ्रॉम द केव इज टू क्रिएट आइडल रूलर। ठीक है, एक आदर्श राजा का निर्माण करना है इस गुफा के माध्यम से। कैसे, इस गुफा के माध्यम से आदर्श राजा में हमें ज्ञान को भरना है। ठीक है, उसके विचारों को, विचारों के सिद्धांत को आगे बढ़ाना है। ठीक है, राजा को, जो दार्शनिक राजा होगा वो भौतिक जगत को नहीं बल्कि आध्यात्मिक जगत से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, अगर वह आध्यात्मिक जगत से जुड़ा हुआ रहेगा तो वह विलासिता में, धन के लालच में, इन सब में नहीं फंसेगा, और जब इन सब चीजों में नहीं फंसेगा तो वह अच्छे तरीके से आदर्श राज्य जो प्लेटो ने कल्पना की है उसका निर्माण कर सकेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्लेटो का अगला जो विचार, अगला सिद्धांत जो है। ठीक है, हमने प्लेटो का गुफा का दृष्टांत देख लिया, अब हम दूसरा सिद्धांत क्या देखेंगे, प्लेटो का प्रत्यय आकार का सिद्धांत। ठीक है, प्रत्यय का मतलब क्या होता है, ध्यान से आप समझ लें इसको, विचार। प्लेटो के विचारों का सिद्धांत क्या है, आकार का मतलब ही विचार होता है। ठीक है, प्रत्यय का मतलब विचार होता है। तो अब देखते हैं यहाँ पे थ्योरी ऑफ आइडिया या फॉर्म्स, क्या विचार, उसके प्रत्यय के क्या विचार हैं, है ना, क्या इसके सिद्धांत है विचारों को लेकर के, प्लेटो ने विचारों के बारे में क्या बोला है, इन सब चीजों को हम स्टडी यहाँ पे अच्छे से करेंगे। ठीक है, प्लेटो के दर्शन का आधार है उसका विचार यानी आकारों का सिद्धांत। ठीक है, विचारों के माध्यम से ही प्लेटो एक दार्शनिक राजा का निर्माण करना चाहता है। दार्शनिक राजा के अंदर ज्ञान की प्राप्ति, आत्मज्ञान की प्राप्ति करने का विचार प्लेटो बताता है। ठीक है, द बेसिस ऑफ प्लेटोज फिलोसफी टू फिलोसफी इज हिज थियरी ऑफ आइडिया और शेप्स। ठीक है, इस सिद्धांत का आधार वाक्य क्या है, सद्गुण ही ज्ञान है तथा ज्ञान ही सद्गुण है। ठीक है, प्लेटो का जो विचारों का सिद्धांत है उसका आधार वाक्य क्या है, सद्गुण ही ज्ञान है, सद्गुण के माध्यम से हम ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं और ज्ञान के माध्यम से हम सद्गुण को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आकार सिद्धांत को समझने के लिए प्लेटो ने विभाजित रेखा, गुफा की मनगढ़ंत कथा का उपयोग किया है। ठीक है, आकार का सिद्धांत यानी विचारों का सिद्धांत, इन सब चीजों को समझने के लिए प्लेटो ने क्या किया है, विभाजित रेखा की बात की है। विभाजित रेखा कौन सी, एक भौतिक जगत है, समझे, एक आध्यात्मिक जगत है। ठीक है, ये क्या है, विभाजन रेखा है।
ठीक है। विभाजन रेखा के बारे में, विभाजन रेखा के माध्यम से ही, डिवाइड लाइन के माध्यम से ही हम चीजों को समझ सकते हैं कि कौन सी चीजें भौतिक जगत है, कौन सी चीजें अध्यात्म से जुड़ी हैं, कौन सी चीजें नश्वर हैं जो नष्ट हो जाती हैं, और कौन सी चीजें ऐसी हैं जो शाश्वत बनी रहती हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक उसने और सहारा लिया, गुफा की मनगढ़ंत कहानी का प्रयोग उसने किया हुआ है। ठीक है, प्लेटो हैज यूज्ड द स्टोरी ऑफ डिवाइडेड लाइन एंड द मिथ ऑफ द केव टू एक्सप्लेन द थियरी ऑफ शेप्स। क्लियर इतना? चलिए अब देखिए यहाँ पे डिवाइड लाइन के माध्यम से प्लेटो ने बताया है कि विश्व में, संसार में दो तरीके के जगत हैं, विश्व में दो जगत हैं, है ना। ये हमारी जो धरती है, जो हमारा अर्थ है, इसमें दो तरीके के संसार पाए जाते हैं। एक होता है विचार या आकारों या प्रत्ययों का जगत, दूसरा होता है भौतिक जगत। ठीक है, कितने प्रकार के जगत होते हैं? दो प्रकार के संसार हैं हमारी इस धरती पर। विचारों के जो, देखिए यहाँ पहला 1 नंबर 2 नंबर में यहाँ पे लिख दे रहा हूं। ठीक है, प्लेटो के अनुसार विश्व में कितने टाइप्स के जगत होते हैं? दो तरीके के संसार हैं। पहला विचार या आकार या प्रत्यय का जगत, दूसरा भौतिक जगत। ठीक है, भौतिक जगत क्या है? यह मिथ्या है, यह क्या है? वास्तविक है। अब ये चीजें आप समझ लेंगे तो आपकी भी क्या होंगी? भीतरी आंखें खुल जाएंगी। ठीक है, आपको डिवाइड लाइन का पता चल जाएगा कि क्या होती है डिवाइडेड लाइन, क्या होती है विभाजित रेखा। चलिए एक एक करके यहाँ पे हम समझते हैं। अब देखिए विचार, आकार या प्रत्यय जगत, आइडिया, फॉर्म्स और कॉन्सेप्ट के बारे में देखते हैं। पहला पॉइंट देखें, भारतीय दर्शन में इसे आत्मा कहा जाता है। ठीक है, विचार कभी जैसे विचार कभी मरते नहीं है, वैसे ही कभी भी आत्मा नहीं मरती है। ठीक है, तो इसे भारतीय दर्शन में क्या बोला गया? विचारों को आत्मा के रूप में हम बोल दिया गया। अब यहाँ पे आपको क्या समझना है, एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ। यहाँ पे लगे हाथ, देखिए यहाँ पे आपको समझना है, विचार चाहे क्वेश्चन में आ जाए, चाहे क्वेश्चन में आकार आ जाए, चाहे क्वेश्चन में प्रत्यय आ जाए, तीनों का मतलब क्या है? एक ही है। ठीक है, चलिए ये तो अब आपको समझना है आगे चीजों को कैसे आप हैंडल करेंगे। चलिए ठीक है, देखिए विचारों को भारतीय दर्शन में क्या बोला गया है? आत्मा बोला गया। अब देखिए वहीं दूसरी तरफ भौतिक जगत को देखेंगे, भौतिक जगत को वस्तु जगत बोला गया है। वस्तु जगत यानी जड़ जगत। ठीक है, इसे शरीर या जड़ जगत बोलते हैं। ठीक है, जो क्या है? जो मिथ्या जगत है। और दूसरी तरफ वही विचार क्या है? वास्तविक जगत है, वास्तविक संसार है। ये विचार सार तत्व होते हैं। ठीक है, अगर हमें कुछ करना है तो हमारे मन में पहले क्या आता है? विचार आता है। जो चीज हम देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये आप पेन टैब की पेन देख रहे हैं। ठीक है, हमारे मन में एक विचार आया कि हम ऐसा कुछ बनाएंगे, तो इस फॉर्म को आने से पहले हमारे मन में क्या आया होगा? विचार आया होगा ना। तो जितनी भी चीजें हम देख रहे हैं वो सब किसका परिणाम है? विचारों का ही परिणाम है। ठीक है, अगर हमारे मन में विचार नहीं आता, हम सोए पड़े रहते, तो कभी भी हम कुछ भी चीज नहीं बना सकते। ठीक है, तो विचार जरूरी है। अब देखिए दूसरी तरफ आत्मज्ञानी व सद्गुणी व्यक्ति के लिए इंद्रिय जगत क्या होते हैं? प्रतीति या छाया मात्र होते हैं। जो आत्मज्ञानी व्यक्ति हैं, जो सद्गुणी व्यक्ति हैं, जो दार्शनिक राजा हैं, वो क्या करते हैं? उनके लिए जो भौतिक जगत का, जो इंद्रियों से जो हम सुख प्राप्त करते हैं, वो क्या है? वो नश्वर मात्र है, वो छाया मात्र है। ठीक है, वास्तविक चीज क्या है? वास्तविक चीज उनके लिए विचार है। विचार के माध्यम से ही वो जगत को परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखिए विचार सभी चीजों के सार होते हैं, सर नहीं सार। ठीक है, विचार सभी चीजों के क्या है? सार तत्व हैं। यानी जो भी चीज हम देख रहे हैं, जो भी चीज हम देखते हैं अपनी आंखों से, छू करके अनुभव करते हैं, वो सब क्या है? वो सब विचारों के ही परिणाम स्वरूप हैं, आए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरी तरफ भौतिक जगत को देखें। भौतिक जगत क्या है? छाया मात्र है। जैसे छाया हमेशा परिवर्तित होती रहती है, जैसे हमारी शैडो जो होती है वो हमारी चेंजेस होती रहती है ना। शैडो मॉर्निंग के टाइम अलग शैडो बनेगी, नून के टाइम अलग शैडो बनेगी दोपहर के समय, और इवनिंग के टाइम में अलग शैडो बनती है। तो शैडो क्या है? स्थायी नहीं है, बदलती रहती है। जबकि विचार क्या होते हैं? विचार अस्थायी होते हैं। ठीक है, जो हमारी शैडो होती है वो परमानेंट नहीं होती है। अब देखिए भौतिक जगत क्या है? विचारों का प्रतिबिंब मात्र है। ठीक है, भौतिक वस्तु जगत क्या होता है? परिवर्तनशील व नाशवान है। जबकि विचार क्या होते हैं? विचार कभी भी परिवर्तित नहीं होते, विचार जो है परमानेंट होते हैं। ठीक है,
इंडियन फिलोसफी इट कॉल्ड द सोल, इट इज रिलेटेड द रियल वर्ल्ड, आइडिया आर द इसेंस, ठीक है, आइडिया आर द इसेंस ऑफ एवरीथिंग, द फिजिकल वर्ल्ड इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ आइडियाज, ठीक है, जो हम भौतिक वस्तु भौतिक जगत जो देखते हैं वो क्या है, विचारों का रिफ्लेक्शन है, आइडियाज का एक रिफ्लेक्शन है, ठीक है। अब भौतिक जगत के बारे में हमने सारी चीजों को पढ़ लिया कि भौतिक जगत क्या होते हैं। भौतिक जगत नश्वर हैं, ये समय के साथ परिवर्तित होते हैं और समय के साथ नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। जबकि वहीं जो विचार हैं, विचार कभी भी परिवर्तित नहीं होते, कभी भी नष्ट नहीं होते। जैसे आत्मा कभी नहीं मरती, वैसे विचार भी कभी भी नहीं मरते हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। तो प्लेटो का मुख्य उद्देश्य क्या था, विचारों को समझाना, विचारों के माध्यम से दार्शनिक राजा का निर्माण करना, ज्ञान की प्राप्ति करना। जब हमें विज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तब हमारी क्या होगी, भीतरी आंखें खुल जाएंगी, इनवर्ड आईज जो हमारे हैं वो क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगी, ठीक है। तब हमें क्या पता चल जाएगा, विभाजित रेखा के बारे में पता चल जाएगा। तब हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन सी डिवाइड लाइन है, ठीक है। डिवाइड लाइन, जब हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी तो हमने एक डिवाइड लाइन यहां बना दिया, ये क्या है, ये वास्तविक जगत है, ये क्या है, भौतिक जगत क्या है, ये मिथ्या है, ये एक फॉल्स है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीजों को पढ़ें, या ये वाला चीज जरूर आप ध्यान से अच्छे से पढ़ें। जितने भी मैंने चार्ट बनाए हैं, अगर मैं चाहता तो इसको एक पैराग्राफ में भी मेंशन कर देता, पैराग्राफ में आप पढ़ के निकल जाते आगे तो आपको प्रॉब्लम होती समझने में और चीजें आपको याद नहीं होती। इसलिए मैंने इसको एक चार्ट के थ्रू बनाया, जिससे कि आप एक कंपैरिजन करके पढ़ें तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आए और आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल बन सके, ठीक है। अब देखिए प्लेटो के ज्ञान या प्रत्यय का जो विचार अभी हमने ऊपर पढ़ा, उसका क्या सार है, उसकी क्या समरी है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट, प्लेटो का जो प्रत्यय का सिद्धांत है या जो विचारों का सिद्धांत है, ठीक है। प्रत्यय जब आएगा तो आप सब विचार समझना, बार बार मैं यही बोल रहा हूं, ठीक है। प्लेटो के विचार या प्रत्यय का सिद्धांत किस पर आधारित है, ज्ञान पर आधारित है, ठीक है। प्लेटोज कॉन्सेप्ट थियरी इज बेस्ड ऑन द थियरी ऑफ नॉलेज, ठीक है। ये पहला पॉइंट आपको मस्ट याद रखना है, ठीक है। सत्य ही सद्गुण व सद्गुण ही ज्ञान है, ट्रुथ इज द वर्च्यू एंड वर्च्यू इज द नॉलेज। विशेष सामान्य का क्या होता है, विशेष जो चीज हम देखते हैं वो सामान्य, सामान्य का क्या होता है, प्रतिबिंब मात्र होता है, ठीक है। द पार्टिकुलर इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ द जनरल। अब देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट है, विचार या प्रत्यय समूचे संसार का क्या है, मूल तत्व है। ये बार बार शब्द क्यों आ रहे हैं, ठीक है, ये बार बार शब्द इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि विचार और प्रत्यय पर बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। विचार या प्रत्यय क्या है, पूरे समूचे संसार का मूल तत्व है, यही है, प्लेटो ऐसा मानता है। भौतिक दुनिया जिसे हम वास्तविक मानकर बैठे हुए हैं, यह क्या है, विचारों की परछाई है। जैसे हम इस पेन को वास्तविक मानते हैं, ये पेन वास्तविक नहीं है, ये क्या है, यह विचारों की एक उपज है, विचारों की एक परछाई मानते हैं, ठीक है। जैसे मनुष्य क्या है, मनुष्य नश्वर है, ठीक है, तो मनुष्य वास्तविक नहीं है, मनुष्य क्या है, नश्वर है, उसके मनुष्य के विचार वास्तविक हैं, ये बात ध्यान रखना। अब आइडिया आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द होल वर्ल्ड, द फिजिकल वर्ल्ड विच वी कंसीडर एज अ रियल इज जस्ट शैडो ऑफ आइडियाज, ठीक है। जिसे हम फिजिकल वर्ल्ड को जो हम कंसीडर करके बैठते हैं कि ये रियल वर्ल्ड है, ये मात्र क्या है, ये विचारों का एक शैडो है, विचारों की एक परछाई है, ठीक है। तो इस तरीके से विचार ही क्या है, एकमात्र सत्य है, प्लेटो ऐसा मानता है। अब विचारों के ऊपर हमने इतना ज्यादा पढ़ लिया है, तो अब आपको क्वेश्चन आएगा तो आप समझ जाएंगे कि विचारों के ऊपर कैसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन में करवाऊंगा, परेशान ना होइए। अब देखिए फिर अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, जो मैं स्टार होना, विचार अस्थायी होता है, उसकी परछाई क्या होती है, बदलती रहती है, ठीक है। जैसे कि किसी, जैसे मनुष्य क्या होता है, मनुष्य क्या है, स्थिर है अगर मान ले उदाहरण के लिए, लेकिन अगर वही सूर्य का प्रकाश मनुष्य के ऊपर पड़ रहा है, ठीक है, समय के अकॉर्डिंग दोपहर के टाइम उसकी परछाई अलग बनेगी, रात में उसकी परछाई अलग बनेगी, मॉर्निंग में उसकी परछाई अलग बनेगी, ठीक है। यानी कि जो विचार होते हैं वो बदलते नहीं कभी भी, ठीक है, बल्कि परछाई क्या होती है, हमेशा बदलती रहती है, ठीक है। आइडिया इज परमानेंट बट इट्स शैडो इज ऑलवेज चेंजिंग। ज्ञान ये सद्गुण की ज्ञान जो है धारणा नहीं है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ज्ञान क्या नहीं है,
धारणा नहीं बल्कि वास्तविकता होती है ज्ञान। जैसे हम ज्ञान को हम कॉन्सेप्ट मान लेते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। ज्ञान क्या है, एक रियल है। नॉलेज इज नॉट what are directly visible to us. Wisdom, sorry, knowledge is not perception, sorry, knowledge is not perception but reality, ठीक है। ज्ञान धारणा नहीं होती, कभी भी ध्यान रखना। यह क्या है, ज्ञान वास्तविकता है। ज्ञान कभी परिवर्तित नहीं होता, ठीक है। ज्ञान अगर हमारे अंदर है तो यह कोई धारणा नहीं है, ठीक है, ये वास्तविकता होती है, रियलिटी होती है। जैसे सत्य कभी नहीं बदलता, विचार अस्थायी होते हैं, वैसे ही ज्ञान क्या होता है, ज्ञान भी स्थायी होता है। देखिए, ज्ञान वह नहीं है जो हम प्रत्यक्ष, जो हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए हमें पेन दिखाई दे रहा है तो हम इसको ज्ञान नहीं मान के बैठेंगे, बल्कि ज्ञान क्या होता है, ज्ञान इन सबसे परे होता है, जो क्योंकि जो हमें दिखाई देता है वह हमेशा सत्य नहीं होता है, जबकि हम उसी को सत्य मानकर बैठ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि ज्ञान के बारे में प्लेटो ने बताया कि ज्ञान वो चीज नहीं है जो हमें दिखाई दे रही है। जैसे पेन हमें दिखाई दे रही है, तो ये पेन वास्तविक सत्य नहीं है, ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसी पेन को ही वास्तव में पेन मान के बैठ जाते हैं, ठीक है। हो सकता है समय के अकॉर्डिंग ज्ञान में परिवर्तन आए ना, ज्ञान में परिवर्तन आए, हम इस पेन को कुछ और मानकर बैठ जाएं, ठीक है। तो प्लेटो कहता है कि जो चीज, क्योंकि हमें जो चीज दिखाई देती है वो हमेशा सत्य नहीं होती है, ठीक है। प्लेटो ने उदाहरण के माध्यम से बताया कि जो चीजें गुफा में हम लोग देख रहे थे, है ना। अब यहाँ पे देखो ज्ञान के माध्यम से उसने क्या बताया था। अब देखो, जो ये कैदी बैठे हुए हैं गुफा में, है ना, इन लोगों को जो दिखाई दे रहा है ये तो उन्हीं को सत्य मानकर बैठे हुए हैं, जबकि वास्तविक सत्य क्या है, वास्तविक सत्य तो ये डंडे लेके खड़े हुए हैं, इस डंडे की परछाई इस दीवार पर पड़ रही है, लेकिन गुफा में बैठे ये व्यक्ति क्या मान चुके हैं, इसको ही वास्तविक सत्य मान चुके हैं। इसीलिए प्लेटो कहता है कि जो चीज हमें दिखाई देती है वह वास्तविक सत्य नहीं होती है, ठीक है। देखिए, ज्ञान जो है विचार को बदल सकता है और इसे प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, ज्ञान को एक तुम क्या कर सकते हैं, ज्ञान के माध्यम से विचारों को बदल सकते हैं और ज्ञान को हम प्राप्त कर सकते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि ज्ञान को प्राप्त नहीं किया सकता, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ज्ञान हमेशा प्राप्त किया जा सकता है। जब आप ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे तो क्या होगा, आपकी भीतरी आंखें खुल जाएंगी। क्या होगी, भीतरी आंखें खुल जाएंगी। ठीक है, नॉलेज कैन चेंज थॉट्स एंड इट कैन बी एक्वायर्ड, ठीक है। नॉलेज को हमेशा एक्वायर किया जा सकता है। नॉलेज के माध्यम से हम थॉट्स को चेंज कर सकते हैं, है ना, विचारों को बदल सकते हैं। यानी सद्गुण और ज्ञान क्या है, प्राप्य है, यानी प्राप्त करने के योग्य है, ठीक है। दैट इज वर्च्यू एंड नॉलेज आर अटेनेबल, हम इसको अटेन कर सकते हैं, ठीक है। ज्ञान को और सद्गुण को प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन आ जाए ज्ञान और सद्गुण को प्राप्त नहीं किया सकता तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ज्ञान और सद्गुण प्राप्त किया सकता है। जो दिखाई देता है वह आकार नहीं बल्कि आकार का क्या है, एक स्वरूप मात्र है। व्हाट इज द विजिबल इज नॉट फॉर्म बट ओनली अ मैनिफेस्टेशन ऑफ देम फॉर्म। प्लेटो के इस दर्शन का मूल मंतव्य दार्शनिक राजा की सत्ता की स्थापना करना है। देखो, प्लेटो ने जो विचारों का सिद्धांत दिया, जो ज्ञान का सिद्धांत दिया, जो आकार का सिद्धांत दिया, उसका क्या उद्देश्य है, उसका एकमात्र उद्देश्य है कि दार्शनिक राजा की सत्ता की स्थापना करना, ठीक है। द बेसिक इंटेंशन ऑफ दिस फिलोसफी ऑफ प्लेटो इज टू एस्टैब्लिश द पावर ऑफ द फिलोसफर किंग, ठीक है। फिलोसफर किंग की सत्ता की स्थापना करना, उसकी शक्ति की स्थापना करना, ऐसा प्लेटो ने दार्शनिक राजा को स्थापित करने के लिए इस ज्ञान का विचार या आकारों का विचार या विचारों का प्रत्यय, इन सब चीजों का उसने क्या किया है, सहारा लिया है, या फिर कह लें गुफा के सिद्धांत का सहारा लिया है ना। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें उसने इनवर्ड आइज, आंतरिक आंखें, डिवाइडेड लाइन, इन सब चीजों का उसने क्या किया, अलग अलग शब्दावलियों का प्रयोग किया है। किस लिए किया है, क्योंकि उसका उद्देश्य क्या है, एक दार्शनिक राजा की स्थापना करना। अब देखिए, प्लेटो आगे कहता क्या है, इन सब बातों को बताने के बाद प्लेटो कहता है कि जब तक दार्शनिक राजा न बने या फिर राजा दार्शनिक न बने, तब तक विश्व में शांति
नहीं आएगी। क्यों ऐसा बोलता है? क्योंकि प्लेटो कहता है कि जो दार्शनिक व्यक्ति होगा उसके पास क्या होगा? ज्ञान और सद्गुण होगा, ज्ञान और सद्गुण होगा, जो दार्शनिक व्यक्ति होगा। या फिर जो राजा होगा उसके पास भी क्या होगा? ज्ञान और सद्गुण होगा। ठीक है, क्योंकि राजा बनने, प्लेटो कहता है राजा बनने के लिए क्या होगा? राजा बनने के लिए उसने क्या किया? शिक्षा का माध्यम, शिक्षा का सहारा लिया। उसने बताया कि शिक्षा 3 चरणों में चलेगी, 2 चरणों में चलेगी, है ना। शिक्षा के माध्यम से जो पहले चरण में फेल होगा उसको उत्पादन कार्यों में लगाएगा, जो दूसरे चरण में फेल हो जाएगा उसको सैनिक कार्यों में लगाया जाएगा, जो तीनों चरणों में पास हो जाएगा वो क्या बनेगा? दार्शनिक राजा बनेगा, फिलोसफर किंग बनेगा। ठीक है, तो प्लेटो कहता है कि अगर फिलोसफर किंग का शासन आ गया, दार्शनिक राजा का शासन आ गया, तो विश्व में शांति स्थापित हो जाएगी। प्लेटो सेज until a philosopher become a king or a king becomes a philosopher there will be no peace in the world। ठीक है, जब तक दार्शनिक राजा नहीं बन जाते या फिलोसफर किंग नहीं बन जाते या किंग फिलोसफर नहीं बन जाते, ठीक है, तब तक विश्व में पीस की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट नहीं हो सकती है, ऐसा प्लेटो का मानना है। अब देखिए आगे, प्लेटो ने अपने इस दर्शन द्वारा ग्रीक यूनानी दर्शन को क्या कर दिया? चरम पर पहुंचा दिया, अतः उसे पूर्ण ग्रीक भी कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, प्लेटो क्या बोलते हैं? अब क्वेश्चन यहां से आता है कभी कभी कि निम्नलिखित में से कंप्लीट ग्रीक किसे बोला जाता है? ठीक है, कंप्लीट ग्रीक प्लेटो को बोला जाता है। ठीक है, किस वजह से? उसने जो दर्शन का सिद्धांत दिया है ना, जो उसने दार्शनिक राजा का सिद्धांत दिया, जो उसने विचारों का सिद्धांत दिया, जो उसने प्रत्यय का सिद्धांत दिया, इस कारण से उसे क्या बोला गया? उसे पूर्ण ग्रीक या कंप्लीट ग्रीक बोला जाता है। यानी कि संपूर्ण जो यूनान है प्लेटो के अंदर समाहित माना जाता है। चलिए अब देखते हैं आगे हम। अब देखिए मैंने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड की हुई है। ठीक है, एक्स्ट्रा चीजें जो एग्जाम में आपके काम आती हैं। ठीक है, एग्जाम एक्स फैक्टर के नाम से मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बना रखे हैं। इन पॉइंट्स को आप जरूर पढ़ेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपको डबल बूस्टर मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, प्लेटो के विचारों या प्रत्ययों के सिद्धांत के स्रोत कहाँ से लिए गए हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, जो प्लेटो ने विचारों का सिद्धांत लिया है, जो प्लेटो ने आइडिया का थ्योरी लिया है, जो प्लेटो ने प्रत्ययों का सिद्धांत लिया है, वो कहाँ से लिया है, उसके स्रोत क्या क्या है, उसके क्या रिसोर्सेज हैं, है ना। देखिए उसने हेराक्लिटस से क्या लिया है? संभूति के क्षेत्र का विचार लिया है उसने। ठीक है, अब देखिए सुकरात से उसने क्या लिया है? अवधारणाओं का सिद्धांत लिया है। ठीक है, सुकरात से उसने लिया थ्योरी ऑफ कॉन्सेप्ट। एलियाटिक्स से क्या लिया उसने? निरपेक्ष संभूति के विचार का क्षेत्र उसने लिया हुआ। ठीक है, एलियाटिक्स आइडिया ऑफ द रियलम ऑफ एब्सोल्यूट बिकमिंग। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको क्या करना है? एज इट इज याद कर लेना है। ये आपकी एग्जाम में एक्स फैक्टर बन के सामने आएंगे, तो इसको आप हल्के में ना ले, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला एक्स फैक्टर क्या है हमारा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये सारी चीज पढ़नी है आपको। विचारों के बारे में प्लेटो का जो सिद्धांत है ज्ञान के सिद्धांत पर आधारित है, पहला पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है निम्नलिखित में से प्लेटो के बारे में कौन कौन से कथन सही हैं। तो ऐसे 4-5 स्टेटमेंट दे देता है, उसमें पूछता है एक या दो दोनों सही हैं, 1 2 3 सही हैं, केवल 3 4 सही हैं, ये सभी सही हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन जब आप तब सही कर पाएंगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट इतनी देर से मैं विचारों का सिद्धांत, प्रत्ययों का सिद्धांत क्यों बार बार पढ़ा रहा हूँ? ठीक है, तो इसी बेस पर पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, विचारों के बारे में प्लेटो का जो सिद्धांत है किस पर आधारित है? ज्ञान के ऊपर आधारित है। ये ऊपर भी आप लाइन पढ़ चुके होंगे। दूसरा पॉइंट, प्लेटो के अनुसार ज्ञान ऐसा होना चाहिए जिस पर क्या न किया जा सके? संदेह, जिस पर डाउट न किया जा सके, जो समय के साथ न बदले, यानी जिसमें निश्चितता व स्थिरता हो। प्लेटो कहता है ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो क्या हो? स्टेबल हो, जो जल्दी से बदले ना, जो चेंज ना हो जल्दी जल्दी। ठीक है, जिस पर हम डाउट ना कर सके। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, प्लेटो कहता है इंद्रिय, इंद्रिय का मतलब हमारे जो सेंसेज होते हैं। ठीक है, जो हम हमारी जो आंख नाक ये सब क्या है? सेंसेज है ना।
प्लेटो कहता है इंद्रियों के अनुभव से होने वाले ज्ञान को वास्तविक ज्ञान नहीं मानता है। ठीक है, जो हम छूते हैं, जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, आंखों से देख देख करके जो चीजें हम सीखते हैं, वो ज्ञान वास्तविक ज्ञान नहीं है। ठीक है, या फिर जैसे हमने इस पेन को टच किया, इस पेन को टच करने पे ठंडा गर्म जो भी महसूस हो रहा है ना, उस ज्ञान को प्लेटो वास्तविक ज्ञान नहीं मानता है। इस ज्ञान को क्या मानता है? मिलावटी ज्ञान मानता है। प्लेटो कहता है ये क्या है? मिलावटी ज्ञान है। ठीक है, प्लेटो इंद्रियों के अनुभव से होने वाले ज्ञान को वास्तविक ज्ञान नहीं मानता है। ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब देखिए, प्लेटो के अनुसार वास्तविक ज्ञान फिर क्या है? जब इंद्रियों के ज्ञान को वो वास्तविक ज्ञान नहीं मानता है, तो वास्तविक ज्ञान है क्या फिर? तो अब देखो वास्तविक ज्ञान क्या है, प्लेटो क्या बताता है। प्लेटो के अनुसार वास्तविक ज्ञान वह होता है जो शुद्ध बुद्धि से प्राप्त किया जाए। ठीक है, जो किससे प्राप्त होता है? हमारे माइंड से, हमारे बुद्धि से, हमारे मन से, ठीक है, हमारे विवेक से जो प्राप्त होता है, जिसमें इंद्रिय ज्ञान की कोई मिलावट नहीं है। ठीक है, मन 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 को कोई छू सकता है? नहीं छू सकता ना। यानी कि जो हमें बुद्धि से हम प्राप्त करते हैं, जो हम अपने मन से सीखते हैं, है ना, उसमें क्या होता है? उसमें इंद्रियों की कोई मिलावट नहीं होती है, और बुद्धि से प्राप्त किया हुआ ज्ञान को वास्तविक ज्ञान प्लेटो मानता है। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, प्लेटो के अनुसार वास्तविक ज्ञान क्या है? वास्तविक ज्ञान क्या है? जो शुद्ध बुद्धि से प्राप्त किया गया हो, जिसमें इंद्रियों की कोई मिलावट नहीं हो, जिसमें सेंसेस का कोई मिक्सचर नहीं होना चाहिए। अब देखिए अगला, प्लेटो धारणा को क्या नहीं मानता? ज्ञान नहीं मानता है। ठीक है, प्लेटो कहता है ज्ञान अलग चीज होता है, कॉन्सेप्ट अलग होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट का ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। हम जैसे कि धारणा को मान लो कि हम ये धारणा मान के बैठ चुके हैं कि 1+2=4 होता है। ये क्या होता है? ये हमने धारणा बना ली कि हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, हमने कॉन्सेप्ट बना लिया कि हमें ऐसे ऐसे हमारे सभी पूर्वज करते हुए जो चीजें चले आए हैं वही चीजें हम करेंगे। तो क्या यह ज्ञान है? नहीं। ठीक है, प्लेटो कहता है धारणा कभी भी ज्ञान नहीं बन सकता। प्लेटो कहता है प्रतिबिंबों को भी ज्ञान नहीं मानता। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि कभी कभी प्लेटो निम्नलिखित में से किसको ज्ञान नहीं मानता है? ठीक है, तो दे देगा ऑप्शन में, प्लेटो शुद्ध बुद्धि से प्राप्त को ज्ञान मानता है, प्लेटो इंद्रियों के अनुभव से जो चीजें मिली हुई हैं उनको ज्ञान मानता है, तो गलत हो जाएगा। प्लेटो धारणा को ज्ञान मानता है, तो गलत हो जाएगा। प्लेटो प्रतिबिंबों को भी ज्ञान मानता है, तो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको क्या करना है, जब तक इतना आप डीप में स्टडी नहीं करेंगे तब तक आप चीजों को अच्छे से क्लियर नहीं कर पाएंगे, आप एग्जाम में ट्रैप हो जाएंगे फिर वहीं पे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट एग्जाम फैक्टर देखते हैं, विचार के ऊपर जो इसने क्या दिया है। अब प्लेटो के अनुसार क्या है, देखिए विचार क्या होते हैं? सभी चीजों के तत्व होते हैं, है ना। हमारे मन में जो विचार आता है, उन विचारों के थ्रू हम क्या करते हैं? किसी चीज का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे मन में विचार आया कि हम वीडियो बनाएंगे, है ना, बच्चे देखेंगे, जो भी स्टूडेंट्स हैं जो नेट की तैयारी कर रहे हैं वो सब देखें, तो हमारे मन में पहले क्या आया? विचार। विचार ही सारी चीजों के क्या है? मूल तत्व होते हैं। अगर हमारे मन में विचार नहीं आया, तो आप, अगर मेरे मन में विचार नहीं आया होता कि मैं आपको पढ़ाऊं, ठीक है, तो आप लोग पढ़ते नहीं अब तक, न तो मैं पढ़ाता। तो विचार क्या होते हैं? सभी चीजों के क्या है? सार तत्व हैं। ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, विचार तत्व होते हैं, विचार सभी चीजों के सार होते हैं। विचार क्या होते हैं? सार्वभौमिक भी होते हैं। ठीक है, विचार जो हमारा आइडिया है ये क्या है? यूनिवर्सल है। विचार चीजों का प्रतिबिंब नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, जो चीजें हम देख रहे हैं इसका प्रतिबिंब हमारा विचार नहीं है, बल्कि विचारों का प्रतिबिंब हम क्या है? जो बस देखते हैं। ठीक है, अब देखिए प्लेटो के अनुसार वास्तविक ज्ञान क्या है? वास्तविक ज्ञान निरपेक्ष होता है। ठीक है, वास्तविक ज्ञान प्लेटो के अनुसार कौन सा ज्ञान है? जो बुद्धि से प्राप्त किया गया ज्ञान है, बुद्धि से प्राप्त ज्ञान, आत्मा से प्राप्त ज्ञान। इन सब ज्ञान को क्या कहता है प्लेटो? वास्तविक ज्ञान कहता है, निरपेक्ष ज्ञान कहता है। ठीक है, इन सब ज्ञान में मिलावट नहीं होता। किसकी मिलावट? इंद्रियों की मिलावट, इंद्रियों की मिलावट, या फिर कह ले भौतिक वस्तुओं की मिलावट नहीं होती। भौतिक वस्तुओं की मिलावट नहीं होती। ठीक है, अब देखिए प्लेटो के अनुसार ज्ञान क्या होता है? निरपेक्ष होता है, एब्सोल्यूट होता है। निरपेक्ष ज्ञान सदैव पूर्ण होगा और अपरिवर्तनशील तथा वस्तु प्रधान होता है।
ये बात ध्यान रखना, ठीक है। निरपेक्ष ज्ञान कैसा होगा, हमेशा पूर्ण होगा और यह बदलेगा नहीं, अपरिवर्तनशील रहेगा। जबकि सापेक्ष ज्ञान क्या होता है, सापेक्ष ज्ञान में क्या होगा, सापेक्ष ज्ञान यहां देख लें आप एक बार, सापेक्ष ज्ञान क्या होगा, मिलावटी ज्ञान होगा, यह क्या होगा, बदल जाएगा, ठीक है। सापेक्ष ज्ञान कैसे मिलेगा, इंद्रियों के अनुभव से, ठीक है। जबकि सापेक्ष ज्ञान वह होता है जिसे हम इंद्रियों के अनुभव से प्राप्त किया जाता है, और ऐसा ज्ञान सदैव क्या होता है, अपूर्ण होता है, परफेक्ट नहीं होता कभी भी, ठीक है। और समय के साथ, देश काल की परिस्थितियों के साथ यह प्रभावित होने के कारण क्या हो जाता है, बदल भी जाता है, परिवर्तनशील भी हो जाता है। तो प्लेटो ने ज्ञान को क्या माना है, ज्ञान वह है जो कभी भी बदलता नहीं है, ज्ञान निरपेक्ष है, ठीक है। ज्ञान वह है जो शुद्ध बुद्धि से प्राप्त किया जाए, जो शुद्ध आत्मा से, अंतरात्मा से जो प्राप्त होता है उसे हम ज्ञान कहते हैं, ठीक है। ज्ञान वह नहीं जिसमें इंद्रियों की मिलावट हो, जिसमें भौतिक वस्तुओं की मिलावट है, ठीक है। तो ये चीजें क्या करना है आपको, एज इट इज ये एक्स फैक्टर याद रखने, ठीक है। ये एक्स फैक्टर आपको एग्जाम में एक्स फैक्टर के रूप में ही सामने लाएंगे, है ना। जो स्टूडेंट्स 50 क्वेश्चन करके आएंगे, आप उनसे 20 क्वेश्चन फालतू करके आएंगे, तो ये सारी चीजों का आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले एक्स फैक्टर देख लें। प्लेटो's थियरी ऑफ आइडिया इज बेस्ड ऑन द थियरी ऑफ नॉलेज। प्लेटो का जो प्रत्यय विचारों का सिद्धांत है वो ज्ञान पर आधारित है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, नॉलेज शुड बी सच दैट कैन नॉट बी डाउट, विच डज नॉट चेंज इन टाइम, शुड हैव सर्टेनली स्टेबिलिटी। प्लेटो कहता है जो ज्ञान होता है ना, उस पर कभी भी हम डाउट नहीं कर सकते, और ना ही ये समय के साथ क्या होता है, चेंज होता है। और जो नॉलेज होता है वो क्या होता है, स्टेबल होता है, निश्चित होता है, सर्टेन होता है, ठीक है। प्लेटो डज नॉट कंसिडर नॉलेज ऑब्टेन थ्रू सेंसरी एक्सपीरियंस एज अ रियल नॉलेज, ठीक है। प्लेटो कभी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कभी भी वो सेंसेस का प्रयोग करने के लिए बात नहीं करता, है ना। प्लेटो कहता है कि वास्तविक ज्ञान वह ज्ञान होता है जो हम अपने नॉलेज से प्राप्त करते हैं, जो अपने माइंड से प्राप्त करते हैं, जो अपने इंट्यूशन से प्राप्त करते हैं, ठीक है। जिसमें सेंसरी का यूज हो गया वो वास्तविक ज्ञान नहीं होता है, रियल नॉलेज नहीं होता, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, रियल नॉलेज इज दैट विच इज ऑब्टेन्ड थ्रू द प्योर इंटेलेक्ट इन विच देयर इज नो अडल्ट्रेशन ऑफ सेंसरी नॉलेज, ठीक है। प्लेटो कहता है कि रियल नॉलेज वह नॉलेज होता है जो हम प्योर इंटेलेक्ट होते हैं, ठीक है, अपने शुद्ध बुद्धि से जिसे हम ऑब्टेन करते हैं, और इसमें कोई सेंसरी नॉलेज का मिक्सचर नहीं होता, कोई अडल्ट्रेशन नहीं होता इसमें, ठीक है। प्लेटो डज नॉट कंसीडर परसेप्शन ऑफ एज ए नॉलेज। प्लेटो कभी भी परसेप्शन को नॉलेज के रूप में नहीं लेता है, ठीक है। परसेप्शन कहता है अलग है, परसेप्शन अलग चीज होती है और नॉलेज अलग होता है, ठीक है। प्लेटो डज नॉट कंसीडर इमेज एज नॉलेज, ठीक है। प्लेटो कभी भी जो चित्र होती हैं, जो छाया होती है, इमेजेस को कभी भी ज्ञान नहीं मानता है, प्रतिबिंबों को कभी भी ज्ञान यह नहीं मानता है, ठीक है। तो ये सारी बातों को आप ध्यान रखना। चलिए अब देखते हैं, आइडिया आर एलिमेंट्स, ठीक है। आइडिया क्या है, एलिमेंट्स होते हैं। आइडियाज आर द इसेंस ऑफ ऑल थिंग्स। जो आइडियाज होते हैं वो सभी वस्तुओं के, सभी इसेंशियल वस्तुओं के क्या होते हैं, कोर होते हैं, सभी थीम होते हैं, ठीक है। आइडिया आर यूनिवर्सल, ठीक है, आइडियाज आर यूनिवर्सल। जो हमारे आइडियाज होते हैं, आइडियाज, प्लेटो बोलता है कि आइडियाज जो है वो क्या है, यूनिवर्सल है, ठीक है, सार्वभौमिक है। विचार क्या है, सार्वभौमिक है, जो कभी भी बदलते नहीं है। आइडियाज और नॉट इमेज और थिंग्स, ठीक है। आइडिया कभी भी विचारों का प्रत्यय या विचारों का प्रतिबिंब नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, रियल नॉलेज इज एब्सोल्यूट, ठीक है। प्लेटो कहता है कि रियल नॉलेज जो होता है वो क्या होता है, एब्सोल्यूट होता है। एब्सोल्यूट क्यों होता है, क्योंकि वो क्या होता है, क्योंकि वो रियल जो इंटेलेक्चुअल से हम एक्वायर करते हैं उसे, ठीक है, उसे हम शुद्ध बुद्धि से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट नॉलेज इज ऑलवेज कंप्लीट एंड अनचेंजिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है। ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है एब्सोल्यूट नॉलेज, अनचेंजेबल होता है ये, और ये क्या होता है, कंप्लीट भी होता है, ठीक है। जबकि वेयर इज रिलेटिव नॉलेज इज दैट
विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ द सेंसेस, जो रिलेटिव नॉलेज होता है हमारा, ठीक है, जो रिलेटिव या सापेक्ष ज्ञान होता है हमारा, वो हम किससे ऑब्टेन करते हैं, उसको एक्सपीरियंसेस से और अपने सेंसेस के यूज से प्राप्त करते हैं, ठीक है, जो कि क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है, ठीक है, ये हमेशा इनकम्प्लीट होगा, और ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या कभी एटमॉस्फेयर या क्लाइमेट या सर्कमस्टांसेस कभी चेंज होगा तो यह ज्ञान भी हमारा, नॉलेज भी क्या होगा, प्रभावित होगा, इन्फ्लुएंस्ड होगा, और यह अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यह क्या होगा, बदलता रहेगा, जबकि इसे प्लेटो ने अच्छा नहीं माना है, ठीक है, प्लेटो ने निरपेक्ष ज्ञान को क्या माना है, सत्य माना है, ठीक है। तो ये रहे, ये हमारा, अब आज हमने 2 थियरी पढ़ी है प्लेटो की, ठीक है, बाकी की चीजें हम क्या क्या पढ़ेंगे अभी एक बार मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है। हमने क्या पढ़ लिया, हमने प्लेटो का गुफा का सिद्धांत पढ़ लिया, प्लेटो के आकार और प्रत्यय का सिद्धांत पढ़ लिया, ठीक है। अब हम न्याय का सिद्धांत, शिक्षा सिद्धांत, ये सब बाकी चीजें आगे पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो चीजें, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।